नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर हैं उसको आज हम कवर करेंगे दोस्तों। और डेली हम हर दिन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी को हम मोस्ट टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। मतलब इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन उसको हम टारगेट रख रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हमारे आने वाले सभी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, जिसमें हम करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी का क्लास कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे सभी वीडियो को देखिएगा और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगा। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 20 अक्टूबर से जितने भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100+ MCQ होगा दोस्तों, जिसमें 100 से अधिक प्रश्न होगा, जिसको हम इसी क्लास में पूरा करेंगे दोस्तों। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे इस सेशन पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज की प्रश्न। देखिए दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने नई न्याय देवी की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं दोस्तों। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने एक नई न्याय देवी की प्रतिमा का अनावरण किए गए हैं, मतलब चेंज किए गए हैं दोस्तों, जिसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है, या हाथ में चेंगोले रखा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आंखों पर बंधी पट्टी हटा दिए गए हैं और तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में आंख से पट्टी हटा दी गई है और अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती हैं। वही उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। अगला देखते हैं, इस नई मूर्ति का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों में तथ्यों और तर्कों को देखते हुए सुनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय संविधान भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 हैं दोस्तों, और जो रिट जारी करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और CJI को शपथ देश के राष्ट्रपति देते हैं और पहले मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों HJ कानिया और 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गया था और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2024 लामलाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड या असम। तो कहाँ किया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर में टेक्नोपाल जिले में मॉरिश समुदाय के वार्षिक लालमलाई पूर्व फसल महोत्सव मनाया गया है। यह महोत्सव पारंपरिक खौसाब युद्ध नृत्य जुलूस के साथ गांव में शुरू किया जाता है। यह मॉरिशस जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्वजों को सम्मान करता है और एकता को बढ़ावा देता है। महोत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते हैं, जिससे नालियां, सड़कें और रास्ते भी शामिल हैं। लालमलाई महोत्सव फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। कुछ मणिपुर का स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इस राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हो गया था, जिसकी आधिकारिक भाषा दोस्तों एतिलोन मणिपुरी इसकी भाषा है। और मणिपुर की राजकीय पशु संगाई हैं और राजकीय पक्षी श्रीमती ह्यूम का तीतर और राजकीय वृक्ष तून और राजकीय फूल सिरुई लिली। और मणिपुर में दोस्तों लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 हैं। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है, तो मणिपुर को कहा जाता है। और मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, नागालैंड, मिजोरम और असम, जो हैं मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं।
और एक पड़ोसी देश है दोस्तों म्यांमार। ये म्यांमार जो हैं मणिपुर के पड़ोसी देश हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के तहत राज्य बनाए गए हैं? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत बनाए गए हैं। मणिपुर के महोत्सव याओसांग उत्सव, संगाई उत्सव, केरबा उत्सव, ये मणिपुर के नव वर्ष के उत्सव हैं दोस्तों। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है बोधचंद्र सिंह। मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती हैं? तो मैतेई कहलाती हैं। मणिपुर के संगोली कांगजेई को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों को द्वारा किस रूप में दुनिया भर में अपनाया गया है? तो पोलो के द्वारा अपनाया गया है। राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। किस राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो ये मणिपुर की गई हैं। और किस राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। और निमोनिया की रोकथाम के लिए किस राज्य में शान अभियान 2023-24 का शुभारंभ किए गए हैं? तो ये मणिपुर किए गए हैं। इस पॉइंट को आप याद जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत सरकार के भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना कार्यक्रम के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता बना है? सिंगापुर, मॉरिशस, मालदीव या नेपाल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। भारत सरकार के भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना कार्यक्रम के तहत भारत ने मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपयों को लाइन ऑफ क्रेडिट स्वीकृत की हैं। यह पहली बार भारत की IDEAS के तहत किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारतीय विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद को इस ऋण की पेशकश की थी। मॉरिशस में एक जल परियोजना के वित्त पोषण के लिए मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा जो है दोस्तों मॉरिशस रुपया है, जिसकी प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ हैं और इसके अधिकारी भाषा है दोस्तों अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैयार किया है? किस देश ने उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैयार किया गया है? यूक्रेन, चीन, जापान, भारत? तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन ने किया है। ड्रैगन ड्रोन एक थर्माइट शस्त्र ड्रोन है जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए हैं। यह एक नया हथियार रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग हो रहा है। ये ड्रोन थर्माइट छोड़ते हैं जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, जिसे मूल रूप से रेल की पटरी को जोड़ने के लिए विकसित किया गया था। जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो थर्माइट एक स्वनिर्वाहक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिसे बुझाना मुश्किल होता है। यह कपड़े, पेड़ और सैन्य वाहनों को सहित विभिन्न सामग्रियों को जलाने में सक्षम है और मनुष्य को गंभीर जलन के हड्डियों की क्षति पहुंचाता है। और ड्रैगन ड्रोन थर्माइट की सटीक तकनीकी के साथ जोड़ते हैं जिससे ये अत्यधिक प्रभावी और खतरनाक बन जाते हैं। युद्ध में थर्माइट का उपयोग कानूनी है, लेकिन नागरिकों को आग लगाने वाले हथियार से निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। और ये दोस्तों रूस जो है यूक्रेन के युद्ध में इसका प्रयोग किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ का मुद्रा है यूक्रेन रिविन्या और राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री हैं डेनिस यामल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ हम साइंस करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है? तो जापान में हुआ है। भारत के किस सूर्य मिशन 5 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर लगा लिया है? तो आदित्य L1। भारत और कौन सा देश पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए उपग्रह त्रिशूल लॉन्च करेंगे? वो फ्रांस करेंगे। शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 41वां और 42वां देश कौन सा बना है? तो पेरू और स्लोवाकिया। 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नए चांद को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो इसे दिया है दोस्तों 2024 PT5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ की लागत से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है।
इनको किन 3 शहरों में तैनात किया जाएगा दोस्तों? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया जाएगा। टेक महिंद्रा ने न्यूजीलैंड के किस विश्वविद्यालय के साथ एआई और क्वांटम अनुसंधान के लिए साझेदारी की है? तो ये है ऑकलैंड विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। इसे किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने 20 मीटर लंबी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है? तो यह है दोस्तों 4000 किलोमीटर को भेजने में सक्षम है और ये दोस्तों 1000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता है। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन कौन बने हैं? तो ये गोपीचंद तोटाकुरा बने हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका नाम है दोस्तों ओलेग कोनेन्को, जो कि रूस की हैं, ओलेग कोनेन्को। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 2025-26 रबी सत्र के लिए गेहूं के MSP में कितने रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? 250 रुपये, 300 रुपये, 350 या 450 या 150 रुपये? तो कितने दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है प्रति क्विंटल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मसालों की समिति बैठक की अध्यक्षता की है। भारत में जुलाई से जून कृषि विपणन का मौसम है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि किसी फसल का MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। रबी फसलों के लिए घोषित MSP ने रेपसीड और सरसों के लिए MSP में सबसे अधिक वृद्धि 300 रुपये की वृद्धि हुई है और इसके बाद मसूर में सबसे अधिक वृद्धि 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लेते हैं। वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदता है और यह किसानों की उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। देखिएगा दोस्तों, इसमें कौन कौन से पदार्थ के लिए कितना कितना मूल्य में वृद्धि की गई है, इसको आप एक बार जरूर देख लेना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिए गए हैं और राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप किए गए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिए गए हैं और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा है और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बना दिए गए हैं और तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद है और गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम बदलकर सुदर्शन सेतु रख दिए गए हैं और उत्तराखंड का जोशीमठ नगर का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है और उत्तराखंड के कुशे कुटौली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, इंदौर, पुणे, मुंबई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडप में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। इसका थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। इस प्रदर्शनी में क्वांटम टेक्नोलॉजी, सर्कल इकोनॉमी और 6G जैसे टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई है। HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया गया है? सिंगापुर, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ पर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में किया गया है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण से थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया गया है। शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह प्रमुख राकेश सिंह ने किया है। इसको याद रख लेना है, किसने किया है? राकेश सिंह ने।
HDFC बैंक के अंतर्गत परिचालक में अब 5 शाखाएं हांगकांग, बहरीन, दुबई और सिंगापुर और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक IFSC बैंकिंग इकाई शामिल हैं। जो HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसका MD है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख में कारगिल युद्ध में नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। यह पहल करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित की जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में की गई हैं। कैप्टन भारद्वाज ने 1999 के करगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था और इसकी राजधानी है लेह और उसके उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या पुणे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में किया गया है। 14 अक्टूबर 2024 को LT चेन्नई बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थन का शुभारंभ किया गया है। समुद्री परंपराओं के अनुरूप जहाज का शुभारंभ श्रीमती शशि त्रिपाठी अध्यक्ष NWWA द्वारा किया गया है। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई हैं। ये बहुउद्देशीय पोत जहाज़ों को खींचने, विभिन्न लक्ष्य को लॉन्च और पुनः प्राप्त करने पर विकासाधीन विभिन्न स्वदेशी हथियारों और सेंसरों के लिए परीक्षण मंच के रूप में कार्य करने की सक्षम होंगे। बहुउद्देशीय जहाज अधिकतम 15 नॉट्स की गति प्राप्त कर सकते हैं और इनकी लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई 16.8 मीटर है। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिमला, इंदौर, पुणे, सूरत? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुणे में किए गए हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में ज्यूर में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा पॉलीटेक्निक एसिड बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा से जैविक स्रोत जैसा वसा, वनस्पति तेल और शर्करा से बनाई जाती हैं। इसमें सिंथेटिक पॉलीमर की तुलना में जैव अपघटनशील जैसे लाभ होते हैं, जिसे मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा आसानी से विघटित हो सकते हैं। वे कार्बन तटस्थ को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनके अपघटन के दौरान जारी CO2 को प्रतिस्थापित फसलों द्वारा पुनः अवशोषित किया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना दोस्तों 1 मई 1960 में किया गया था और महाराष्ट्र की राज्य वृक्ष क्या हैं? तो यह आम है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी तसाम। और महाराष्ट्र के त्यौहार हैं दोस्तों गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार, बैल की पूजा और बाण गंगा उत्सव, बाण गंगा महोत्सव, ये महाराष्ट्र की प्रमुख त्यौहार हैं। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चिंदोली राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? घृणेश्वर मंदिर। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा स्थान है दोस्तों। टॉप 3 स्थान देखते हैं, पहला में है राजस्थान, दूसरा में है मध्य प्रदेश और तीसरा में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का करंट अफेयर देख लेते हैं। PM मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? तो महाराष्ट्र में किया गया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना किसने शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने की है। लाडला भाई योजना किस
राज्य द्वारा शुरू की गई हैं? तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई हैं। कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीति अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सुजाता सैनिक। गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो श्री रमेश बैस ने किया है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थान दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र ने। और 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 महिलाओं और पुरुषों की श्रेणी में किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया मानव संसाधन विकास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एशिया मानव संसाधन विकास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी, मोहन यादव, M.K. स्टालिन या योगी आदित्यनाथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथवेल करुणानिधि स्टालिन मतलब M.K. स्टालिन को मानव संसाधन प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए एशिया मानव संसाधन विकास अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बहरीन के पूर्व मंत्री और एशिया अवार्ड समिति के अध्यक्ष फहमी जौहर और एशिया अवार्ड समिति के उपाध्यक्ष और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद हसन मलिक द्वारा चेन्नई के मुख्य सचिवालय में प्रदान किया जाएगा। एशिया HRD अवार्ड्स उन लोगों को संगठनों सम्मानित करने के लिए हैं जिन्होंने मानव संसाधन विकास या लोगों के क्षेत्र में समाज, कॉरपोरेट जगत और HR समुदाय को अहम रूप से प्रभावित किया जाता है। इन्हीं को HRD अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई, जिसकी गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जिसका मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, जहां का राज्यपाल R.N. रवि और उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो KP कैम निखिल, जो तमिलनाडु से हैं। और भारतीय तट रक्षक बल के किस राज्य में जली केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु। और टाटा मोटर्स तमिलनाडु में कारखाना स्थापित करने के लिए कितना निवेश करना है, कितना निवेश करेगी? तो 9,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी दोस्तों। सार्क के शरीर में अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। और निगल नलमा क्या आप ठीक हैं, इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु ने ही की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार ने किसके साथ मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान की शुरुआत की है? टेलीग्राम, मेटा, व्हाट्सएप या इसरो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटा। ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए भारत सरकार ने मेटा ने घोटालों से बचाओ अभियान शुरू की है। मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए हैं। यह ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों में संबंधित करने और साइबर सुरक्षित को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है जो भारतीय नागरिकों को इन खतरों से खुद को बचाने के लिए उपकरण और ज्ञान के सशक्त बना सकता है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में किया गया था, जिसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं और जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पूर्व नाम फेसबुक है। अगला देखते हैं। स्वास्थ्य, कृषि और संगठित शहरों पर केंद्र AI उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रोपड़ या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 AI उत्कृष्ट केंद्र स्थापित की हैं, मतलब स्थापित करने की घोषणा की हैं। देखिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एम्स और IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT कानपुर के प्रतिनिधियों को उनकी प्रतिबद्धताओं और समर्थन के लिए एक पौधा और एक पट्टिका भेंट की हैं। IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा और AI उत्कृष्ट केंद्र का उद्देश्य प्रारंभिक रोग की भविष्यवाणी
निदान और महामारी ट्रैकिंग पर ध्यान देने की केंद्रित करना है। और IIT रोपड़ के नेतृत्व में कृषि पर केंद्र का उद्देश्य फसल की पैदावार, मौसम और स्थानीय परिस्थितियों पर डेटा का लाभ उठाकर खेती में तरीकों को बढ़ावा बदलना है। IIT कानपुर के नेतृत्व में संसाधनीय शहरों के केंद्र स्मार्ट सिटी नियोजन, यातायात प्रबंधन और कुशल संसाधन वितरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय समग्र आयुर्वेदिक के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों को प्रगति 2024 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, DY चंद्रचूड़ या अमित शाह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति आरओ 2024 का उद्घाटन किया गए हैं। यह 3 दिवसीय आरओ है जो 2024 से 17 से 19 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आरोहा 2024 का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त स्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। आरोहा 2024 का उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में लोकप्रिय बनाना और स्थापित करना है। आरोहा 2024 का विषय है कि समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति और वैश्विक अवसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन रखा गया है? 90 दिन, 60 दिन, 80 दिन या 50 दिन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन रखा गया है 120 दिन से घटाकर। देखिए 120 दिन से घटाकर 60 दिन रखा गया है। 1 नवंबर से पहले की गई बुकिंग पर असर नहीं है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में कोई बदलाव नहीं है। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण बुकिंग की नई समय सीमा 1 नवंबर से 2024 से लागू होगी। मतलब 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। एक कदम से रेल टिकटों को 4 महीने पहले खास तौर पर छुट्टियों के मौसम में पैसे फंसने से रोका जा सकेगा। अप्रैल 1981 के बाद यह 31वीं बार होगा जब भारतीय रेलवे ने लंबी दूर की ट्रेनों में बुकिंग की समय सीमा के बदलाव किया गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगी। इस नवीनतम एकदम से सामान्य श्रेणी के टिकटों के अग्रिम आरक्षण पर कोई रोक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हम टोटल 15 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। मतलब इसमें 100 से 150 क्वेश्चन को हम पूर्ण तरीक़े से कवर किए हैं दोस्तों। और ऐसे ही हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम हल करेंगे और उसके साथ जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम कवर करेंगे दोस्तों। करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके का भी क्वेश्चन तैयारी हो रहा है। तो आप लोग हमारे आने वाले सभी सेशन को देखिएगा दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सके। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे का क्लास को हम कंटिन्यू रख सकें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।